चलिए नमस्कार एक बार फिर से सभी को और आपका फिर से वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अच्छा, किसी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कुछ विदेशी शासकों को भी, डायनेस्टीज़ को भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन इरा को हम लोगों ने पढ़ा, मौर्योत्तर काल को हम लोग पढ़े। और इसमें क्या कुछ हम लोगों ने की, तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सर जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो हिंद यवन शासकों ने यानी कि इंडो ग्रीक ने चलाए हैं। जरा इसको स्पष्ट कर लें ये क्या बात है। मैंने कुषाण को भारत में सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय दिया है, तो इसमें क्या अंतर स्पष्ट जरा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सिक्कों की बात करें तो हम लोगों ने इंडो ग्रीक पढ़ा, हिंद यवन हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, हिंद यवन शासकों के बारे में अगर बात करें, जो किसी ने कमेंट किया है, तो सबसे पहली बात तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो वो कमेंट भी सही है अपने आप में, एक तरह से देखा जाए तो वो बात भी क्या है, सही है। तो देखो, हिंद यवन शासकों के बारे में एक बात याद रखें, तो ऐसा प्रश्न आता है कई बार कि भारत में सबसे पहले सोने के, देखिए हिंद यवन शासकों ने, मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब सोने के सिक्के चलाए हिंद यवन शासकों ने, तो जरा इसमें ये बातें याद रखिए, जो सोने के सिक्के हैं, एक राजा रहे, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर, मिनांडर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। एक हिंदी मिनांडर, जिसको क्या है मिलिंद पन्नों में इसके बारे में बात की गई है। जो मिनांडर था, इस मिनांडर ने सबसे पहले क्या काम किए थे, सबसे पहले इस मिनांडर ने क्या किए, सिक्के चलवाए। किसके द्वारा? मिनांडर के द्वारा। और इसके जो सिक्के हैं, मिनांडर ने जो सिक्के चलवाए लिखा हुआ है मैंने सब, मिनांडर ने सिक्के चलवाए, इन सिक्कों पर धर्म चक्र को इसने क्या कर रखा है, अंकित करा रखा है। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने कुषाणों को पढ़ा। किसको पढ़ा? देखिए जरा अंतर देखिए, हम लोग कुषाण को पढ़े, दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो कुषाण है, कुषाणों में भी हम लोगों ने बिम कड़फिसस को पढ़ा। हम लोगों ने किसको पढ़ा था? बिम कड़फिसस। ये बिम कड़फिसस वो पहला व्यक्ति है जिसके द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए गए, याद रखना। तो इसने क्या काम किया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। वो व्यक्ति कौन है? बिम कड़फिसस। और ये किस वंश संबंधित है? कुषाण से। और अगर कुषाणों की ही हम लोग बात कर लें तो कुषाण ही वो पहले व्यक्ति हैं, कुषाण ही वो पहला वंश है जिसने भारत में बिल्कुल सबसे क्या है, जब शुद्ध प्योर सोने के सिक्के चलाए। वो किसने चलाए? कुषाणों ने, ठीक है। तो शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने चलाए, शुद्ध सोने के कॉइन किसके द्वारा चला गया? कुषाणों के द्वारा ही चलाए गए। तो देखिए, आपसे प्रश्न वो यही अंतर है। प्रश्न है कि सोने सबसे पहले सोने सिक्के किसने चलाए या चलवाए, तो मिनांडर है, और उसमें भी किसने चलाए? हिंद यवन। प्रश्न ये आए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए या चलाए, तो किसने? कुषाणों ने चलाए। और इसमें भी कौन है? बिम कड़फिसस। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। और एक वंश आप लोगों ने सातवाहन वंश भी पढ़ा था। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने क्या किया था? सातवाहन वंश को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सातवाहन वंश की अगर हम लोग बात करें, एक सातवाहन हम लोग और पढ़े थे। तो देखिए, जो सातवाहन हैं, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए हैं। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आपको जो कन्फ्यूजन था, किसी ने कमेंट किया था, वो क्या हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। जो हिंद यवन है, ये जो रीजन क्या है, दरअसल जो यूनानी लोग थे, जो हिंद यवन लोग थे, इन्हीं यूनानियों के द्वारा सिक्का निर्माण विधि, यही लोग सबसे पहले भारत में लेके आए थे सिक्का निर्माण विधि। और सिक्का निर्माण भी कैसे? सांचे में, ठीक है। तो एक क्या बनाया, पहले सांचा बना लिया, उसमें क्या कर दिया, लिक्विड जो भी मटेरियल है उसको क्या किया, लिक्विड फॉर्म में ले गया, इसको क्या कर दिया, सांचे में डाल दिया। तो ये विधि की शुरुआत यूनानियों ने की है भारत में ला करके, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या, सबसे पहले सोने के चलाने का श्रेय किसको हम देते हैं? हिंद यवन। लेकिन प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के किसने पहले चलाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? कुषाणों ने चलाए। और इसमें भी कौन था? बिम कड़फिसस नाम का व्यक्ति था।
दूसरा, जब जो सिक्के निर्माण की विधि की शुरुआत की भारत में इससे पहले सिक्के तो आड़े तिरछे, उनका कोई आकार नहीं था स्पेशल। तो पहली बार ये विधि कौन सिखाया हमें? यूनानी सिखा के गए। और दूसरी बात, यूनानियों ने ही अगर बात करें तो इन यूनानियों के द्वारा ही जब सिक्का ढाला गया तो उस, देखिए अशोक हमने पढ़ा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, उस काल के जो सिक्के इससे पहले जो सिक्के हमें मिलते हैं, वो सिक्के मिलते भी हैं तो उन पे क्या कोई ना तो कुछ पहचान नहीं हो पाई किसके सिक्के, क्योंकि इन्होंने ही आके सबसे पहले, यूनानियों ने ही क्या काम किया, आके भारत में सिक्के पर राजा का नाम, राजा का चित्र और डेट ये लिखाने का काम, इसको क्या है अंकित कराने का काम इसी हिंद यवनों के द्वारा किया गया था। और इसलिए गुप्त काल का जो इतिहास हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो गुप्त एम्पायर हम पढ़ेंगे, इस काल का जो इतिहास, बाद का जो इतिहास है, उसके जितने भी सिक्के मिलते हैं वहां पर सिक्कों पर क्या मिलेगा आपको? राजा का चित्र भी मिलेगा। चित्र के साथ साथ क्या मिलेगा? राजा का नाम भी कई जगह मिलेगा, कई जगह क्या उस क्या है डेट भी लिखी गई है। और सिक्का जो है क्या है, एक अच्छी क्या है, मतलब क्या है एक गोल आई में, मतलब क्या है आड़ा तिरछा नहीं होगा, इस तरह के सिक्के हमें मिलेंगे। तो ये विधि भी कौन सी आ गई? यूनानी। और यूनानी की ही क्या कर ले, आजकल रामलीला चल रही है हर जगह पर, अब तो एंड हो गया, दशहरा हो गया है, लेकिन देखिए रामलीला में आप लोगों ने देखा होगा एक पर्दा सिस्टम होता है। जब एक सीन खत्म होता है तो क्या होता है? पर्दा गिरा दिया जाता है। ठीक है, क्या गिरा दिया जाता है? पर्दा गिरा दिया जाता है। तो ये जो प्रथा है, पर्दा प्रथा, इसको यवनिका कहा जाता है। ये सिस्टम भी कौन सिखा गए थे हमको? रंगमंच में पर्दे का सिस्टम, इसको यवनिका कहा गया। यवनिका, यवन से ही क्या बना? यवनिका। तो ये सिस्टम भी हमें ये यवन यानी कि यूनानी लोगों ने ही हमें सिखाया है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं जो कमेंट आपने किया है, अब उसको लेकर आपके डाउट्स होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मैं इसको रफ कर रहा हूं। चले, देखिए अब इसके बाद एक बड़ा साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्ता एज। गुप्त काल को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो गुप्त काल में अगर हम लोग बात करें, यानी कि गुप्त साम्राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो गुप्त साम्राज्य की या गुप्त एज या गुप्त एम्पायर हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए गुप्त साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इस गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक है, यानी कि इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले उस व्यक्ति का नाम है श्रीगुप्त। तो ये श्रीगुप्त नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा किसकी स्थापना की गई? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? श्रीगुप्त, है ना। तो इनके बारे में केवल इतना ही जाना जाता है कि यह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं श्रीगुप्त। कोई ज्यादा प्रमाण बातें इनके बारे में हमें नहीं मिलती है। लेकिन इसके बाद जो इसका बेटा है, किसका? इसी का बेटा रहा जो अगला सक्सीडर है, जहां से क्या करता है हमें थोड़े से स्पष्ट प्रमाण राजाओं के बारे में मिलते हैं। तो इसके बेटे का नाम है, उस बेटे का नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। ठीक है, तो ये जो घटोत्कच है, इसके बाद इसी का बेटा घटोत्कच राजा बना। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही जानना है हम लोगों ने। देखिए अगला किंग कौन हुआ? घटोत्कच। अब घटोत्कच के बाद फिर से इसी का बेटा राजा बना। किसका? घटोत्कच का बेटा। और जो घटोत्कच का बेटा है इसका नाम है चंद्रगुप्त, क्योंकि इस गुप्त साम्राज्य में, गुप्त डायनेस्टी में कई सारे चंद्रगुप्त हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम, इसको हम लोग बोल देंगे। तो इसके बाद कौन बनेगा? चंद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त इसी का बेटा है, किसका? घटोत्कच का। तो यानी कि अब अगले राजा कौन हो गए? देखें अगले किंग कौन हुए? चंद्रगुप्त।
और इसी चंद्रगुप्त को हम बोलेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त कई सारे हुए इसी साम्राज्य, इसी क्या है गुप्त साम्राज्य में कई सारे चंद्रगुप्त आपको मिलेंगे। तो देखिए गुप्ता काल की जो यानी कि गुप्त जो वास्तविक संस्थापक हम माने वो कौन मानेंगे, इसी को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक, ठीक है, रियल किंग मेकर यानी कि रियल क्या है संस्थापक, रियल किंग इसी को माना जाता है। तो यही क्या हो गया, इसी को कहते हैं गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। और इसी के द्वारा क्या किया गया, स्टार्टिंग की गई 319 AD में, किसकी, गुप्त संवत। किसने स्टार्ट किया, इसी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या है गुप्त संवत की स्थापना की गई, और इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक है। और देखिए इसके बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो चंद्रगुप्त प्रथम है यही गुप्त साम्राज्य में पहला गुप्त शासक है जिसके द्वारा क्या किए गए, चांदी के सिक्के सबसे पहली बार चलाए गए। किस गुप्त शासक के द्वारा, गुप्त काल में, क्योंकि इसके द्वारा, क्योंकि गुप्त काल को क्या है भारत के इतिहास का क्या है स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन एरा इसको हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एरा कहा जाता है इस गुप्त एरिया को। इंडियन हिस्ट्री का स्वर्णिम काल इसको हम लोग बोलते हैं, किसको, गुप्त साम्राज्य को। तो गुप्त संवत चलाया गया चंद्रगुप्त के द्वारा। अब इसी का जो सक्सीडर रहेगा, इसका जो इसके बाद जो अगला राजा बना, किसका, चंद्रगुप्त के बाद। देखिए अगले राजा की बात कर लें, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समुद्रगुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा राजा हो गया, समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट इसके सक्सीडर कौन हो गए, देखिए अगले किंग, अगला राजा कौन बन गया, ये व्यक्ति हुआ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या है, बड़ा क्या है शक्तिशाली राजा रहा है समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन। क्या बोला है इसको, भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन बोलने वाले जो इसके व्यक्ति हैं, ये टाइटल इनको दिया गया किसके द्वारा, एक इतिहासकार रहे V.A. स्मिथ। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ दें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया, स्मिथ के द्वारा ये टाइटल दिया गया। देखिए समुद्रगुप्त की, इसको चूंकि भारत का नेपोलियन बोलते हैं क्योंकि काफी क्या है इसने पूरे एरिया में क्या एरिया को जीत लिया और बहुत सारी जीतें हासिल की इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस समुद्रगुप्त के द्वारा। लेकिन इसका जो इतिहास जानने का जो सोर्स है, यानी कि इसकी विजयों के बारे में, इसकी जीत के बारे में जानकारी हमें मिलती है, एक अभिलेख हमें मिलेगा, एक प्रशस्ति है जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा दी गई इसकी जानकारी, जरा इसका याद रखने एग्जाम में, प्रयाग प्रशस्ति। तो एग्जाम में कई बार ये पूछते हैं कि समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो इसके प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और देखिए प्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी हम लोग बोलते हैं, इस प्रयाग प्रशस्ति के जो राइटर हैं, ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, बाई इसी समुद्रगुप्त के दरबारी हैं, और उन दरबारी का नाम है हरिसेन। जरा इस व्यक्ति का नाम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या करते हैं इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम है हरिसेन। ऐसे एग्जाम में प्रश्न कई बार बनाया गया है कि हरिसेन किसके दरबारी का भी है, तो वे किसके हैं, समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। देखिए इसी प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करें तो आप एक शब्द सुनते हैं, एक शब्द है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख है, सबसे पहला जो क्या है डिस्क्रिप्शन आपको कहां पे मिलेगा, आपको इसी प्रयाग प्रशस्ति में भारतवर्ष शब्द का सबसे पहली बार हमें यहीं पर दिखाई देगा। और चूंकि जो कौन है, समुद्रगुप्त है, इस समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, इसको इसके सिक्कों पर क्या, इसको क्या है, मैंने क्या बताया अभी, देखो हिंद यवन शासकों ने भारत में क्या क्या काम किया, सिक्कों पर क्या है, राजा का चित्र, राजा का क्या है नाम, उस क्या है डेट अंकित करने की प्रथा किसने चलाई, हिंद यावनों ने चलाई। और उसी के बाद क्या गुप्त एम्पायर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये इसके सिक्के रहे, इसके जो कॉइन्स हैं, इसके कॉइन्स पर इस व्यक्ति को क्या है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है इसको, और इसलिए इस व्यक्ति को कहा गया, इसको कविराज कहा गया है। तो कई बार ऐसे पूछे थे किस व्यक्ति को कविराज की उपाधि दी गई, कविराज का टाइटल दिया गया है, तो वो व्यक्ति कौन है, समुद्रगुप्त, क्योंकि इसको क्या है, इसके सिक्कों पर इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। अब समुद्रगुप्त के बाद जो अगला किंग आया इस वंश में,
जो अगला सक्सीडर आया, जो इस वंश का सबसे महान राजा है, किसको, समुद्रगुप्त के साथ साथ उसको आप लोग चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसको लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जरा बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो देखिए इसके बाद जो अगला किंग बनेगा, किसके बाद, भारत के इस नेपोलियन के बाद, समुद्रगुप्त के बाद, इस व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, और इसी चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग विक्रमादित्य, यानी कि इसी व्यक्ति को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया है। किसी को, इसी चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगले राजा कौन हो गए, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए हालांकि ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले भी इन दोनों के बीच में एक और राजा रहा है, उसका नाम रामगुप्त है। रामगुप्त इसी चंद्रगुप्त का क्या है, बड़ा भाई है। कौन, रामगुप्त। तो और इस चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है रामगुप्त, उसकी वाइफ का नाम है कुमार देवी करके, ठीक है। तो इस चंद्रगुप्त पे उसके बड़े भाई रामगुप्त जो क्या निर्बल शासक है, उस पर क्या शकों के द्वारा हमला किया गया, और कहते हैं वो इसकी वाइफ थी, रामगुप्त की जो वाइफ थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, तो शकों ने उसको डिमांड किया, इसकी वाइफ को डिमांड किया, और बदले में वो डर कर क्या करेगा, अपनी वाइफ को क्या है, शकों को देने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस स्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा छद्म रूप से क्या कर दिया गया, उस शक राजा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, और अपनी जो इसकी जो मतलब इसके जो भाई की वाइफ है उसको बचा लिया गया। और वापस आने के बाद किसने क्या काम किया, अपने उस भाई रामगुप्त नाम के दुर्बल शासक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसकी वाइफ से क्या कर लिया, शादी कर लिया। कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या काम किया, ये काम हो गया, तो इसलिए इसका नाम, ठीक है, इसलिए क्या है, चंद्रगुप्त। अब दूसरी बात देखिए, चंद्रगुप्त के बारे में जानने का जो सोर्स है, इसके बारे में ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, इस कहानी को जानने का जो सोर्स है, तो एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम नाम सा, देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक नाटक है। और ये देवी चंद्रगुप्तम नाम का जो नाटक है, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के राइटर की अगर हम लोग उसका नाम है विशाख दत्त। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम में ये कहानी हमको मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। दूसरी बात, इस व्यक्ति की अगर बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, तो इसने क्या काम किया, मैं अभी बोला इसने किसको हराया, शकों को हराया। इसने किसको हरा दिया, शकों को हराया। और शकों में भी अगर बात करें तो शकों के अंतिम राजा है, शक वंश के अंदर रुद्र सिंह तृतीय नाम का राजा था, शक राजा, उसको हराया। और उसी को, शकों को हराने के बाद इसने क्या काम कर दिया, ये कहते हैं विक्रमादित्य की क्या है उपाधि, यानी कि इस विक्रमादित्य क्या किया, टाइटल धारण कर लिया। किसके द्वारा, शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। इस व्यक्ति को, जो हमारा इंडियन सोर्स है इतिहास को जानने का, जो बुक्स हैं उन किताबों में या उस इंडियन लिटरेचर में, इस व्यक्ति को सकारी कहा गया है। एक बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया गया, इसको क्या है, सकारी भी इसी को कहा गया है। किसको, इसी को कहा गया है। और देखिए इस व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें, किसकी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही बात करें, तो इस व्यक्ति के दरबार में क्या है, नवरत्न निवास करते हैं। और ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, कौन कौन नवरत्न क्या है इसके दरबार में निवास करते हैं। इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में एक चीनी यात्री है, एक चाइनीज पिलग्रिम है, ठीक है, तो वो भारत में घूमने के लिए आया, भारत दर्शन के लिए आया, और उस व्यक्ति का नाम है फाहियान, जिसको एग्जाम में कई बार अच्छा, चूंकि यहाँ पे दरअसल क्या है, स्पेस नहीं है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहले जल्दी से आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी विक्रमादित्य के दरबार में कौन निवास करते हैं, नवरत्न निवास करते हैं, इसी के क्या है, कोर्ट में। तो कौन कौन नवरत्न इस व्यक्ति के दरबार में निवास करते हैं, हम लोग नाम जान लेते हैं। देखिए कालिदास का नाम सभी लोगों ने सुना है, इसी के दरबारी हैं।
कालिदास के साथ साथ एक दूसरे व्यक्ति हैं अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह के बाद हम लोग बात करें तो आप सब लोगों ने धन्वंतरी का नाम सुना होगा। इसी के दरबारी हैं धन्वंतरी नाम के व्यक्ति। एक मिलेंगे आपको बेताल भट्ट, इसी के दरबार में निवास करते हैं। 5 नंबर की हम लोगों ने क्या है, शंकु नाम के व्यक्ति हैं। 6 पे अगर हम लोग आए तो एक व्यक्ति है वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। वराहमिहिर नाम के व्यक्ति इसमें निवास करते हैं। एक है छपणक। ठीक है, कितने हो गए, 7। और एक आपको मिले घटकरपर नाम के व्यक्ति। ठीक है, और एक व्यक्ति की हम लोग और बात कर लेते हैं। छपड़क हो गया, वराहमिहिर हो गया, शंकु हो गया, बेताल भट्ट हो गए, धन्वंतरी हो गए, और कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, शंकु, वराहमिहिर, छपड़क, और घट कौन से एक और रह गए, बरुरुचि नाम के व्यक्ति। तो ये क्या है, इनके दरबार में निवास करने वाले क्या है, नवरत्न है, जिनको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। दूसरी बात देखिए, इसी चंद्रगुप्त सेकंड के समय यानी कि विक्रमादित्य समय एक व्यक्ति है चाइनीज पिलग्रिम है, एक धर्म यात्रा पे आने वाले व्यक्ति को पिलग्रिम कहा जाता है। और आप सब लोगों ने फाहियान का नाम सुना है ना। तो फाहियान इसी के समय क्या आए हैं, भारत हैं, जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और फाहियान कहां पर आए, भारत आए। देखिए, जो चीनी साहित्य है, जो चीनी लिटरेचर है, चाइनीज लिटरेचर, चाइनीज लिटरेचर की अगर बात करें तो इस चीनी साहित्य में जो भारत है, इंडिया को यिनतू, भारत को यिनतू के नाम से जाना गया है। यिनतू किसको कहा गया, यिनतू, भारत को। तो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि चाइनीज साहित्य में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को क्या किस नाम से लिखा गया है, भारत को यिनतू कहा गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें, अगली हम लोग बात करते हैं। अगले जो राजा रहेंगे इनको हम लोग क्या है, कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं। कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनके समय एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जिसको क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी पूर्व का महायान यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, तो ये क्या इन्होंने क्या बनवाया, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। ठीक है, तो जरा याद रखें, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने कराया, इन्हीं के द्वारा। और बाद में
विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया। किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को। इसके बाद अगले हम लोग राजा की बात करें, इसी के सक्सीडर रहे, इन राजा को हम लोग बालते स्कंद गुप्त के नाम से। तो अगले किंग कौन हो गए, स्कंद गुप्त नाम का व्यक्ति। ठीक है, तो किंग स्कंद गुप्त बने और स्कंद गुप्त के समय में ही भारत पर पहला अटैक किया गया हूणों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, हूणों के द्वारा। फारस वाले क्षेत्र से लोग आए थे, हूण। तो हूणों ने पहला अटैक, किस प्रश्न आ जाता है कई बार कि बताइए हूणों ने भारत में पहला हमला किसके समय किया, किसके द्वारा किया गया, किसके, स्कंद गुप्त के समय भारत पे पहला हमला हुआ। लेकिन स्कंद गुप्त ने इनको हरा दिया, यानी कि इस हमले को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। फारस वाले रीजन में इनका साम्राज्य फैला हुआ था, फारस से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान तक। जो अफगानिस्तान की एक जगह है बामियान प्रांत, वही बामियान प्रांत इस हूणों की क्या राजधानी हुआ करती थी, किन्हीं की, इन्हीं की। और देखिए हूणों में दो फेमस राजा रहे हैं। एक फेमस किंग रहे तोरमाण और एक रहे मिहिरकुल। तो तोरमाण और मिहिरकुल, ये दो फेमस हैं हूणों में। अच्छा, अभी याद करिए, हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने एक लेक के बारे में बात की, एक झील के बारे में बात की। और मैंने बोला था इस झील का नाम बार बार हम लोग आगे पढ़ें, कई बार झील का नाम आएगा और ये नाम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोगों ने एक लेक का नाम सुना होगा, सुदर्शन झील को हम लोग पढ़े थे, है ना। तो आ जाते जरा, कौन सी झील की बात करते हैं, सुदर्शन झील। तो ये बात हम किए थे। और आप ये भी जानते हैं जो सुदर्शन लेक है, ये लेक कहां मिलेगी, सौराष्ट्र में हुआ करती थी, है ना। सौराष्ट्र में आती है ये लेक, कहां पर है, सौराष्ट्र में थी। और हम लोगों ने यह भी बात किया था, इस लेक का जो सबसे पहला निर्माण था वो किसके समय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ था। और उस समय वहां का जो राज्यपाल था, जो गवर्नर था, कहां का, सौराष्ट्र का। तो सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे इस समय, इसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य नाम का व्यक्ति। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में उठा लिया जाता है। तो सौराष्ट्र के राज्यपाल है पुष्यमित्र वैश्य। और राजा कौन थे उस समय जिन्होंने इसका क्या करवाया, निर्माण कराया। तो राजा आपको पता है चंद्रगुप्ता मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल हैं कौन, पुष्यमित्र वैश्य ने क्या काम किया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया, कहां पर, सौराष्ट्र के अंदर। लेकिन इसके बाद इस लेक की कई बार क्या रिपेयरिंग की गई है। तो एग्जाम में, क्योंकि लेक को भी इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसी के बाद हम लोग अगर बात कर ले, फिर से सौराष्ट्र में ही है, तो इस झील की एक बार और क्या है, रिपेयरिंग कराई गई। रिपेयरिंग कराई गई अशोक के टाइम में भी, ठीक है। तो शायद अगर ना, ठीक है, तो अशोक के समय भी इस झील की क्या की रिपेयरिंग होती है। अब जितनी बार भी होगी इस लेक की रिपेयरिंग होती चली जाएगी, रिपेयरिंग। तो गवर्नर है इस समय सौराष्ट्र के, उस व्यक्ति का नाम है तुषास्प नाम का व्यक्ति है, तुषास्प। और ये इस समय राजा कौन है, तो एक बार इस लेक की मरम्मत किसने कराई, अशोक ने किसको आदेश दिया, तुषास्प ने कराई इसकी मरम्मत। एक बार, तीसरी बार हम लोगों ने अभी और पढ़ा था, एक और गवर्नर की हम लोग बात किए थे, है ना। और उन व्यक्ति की हम लोग बात की, रुद्रदामन जो शक हैं, शक राजा थे रुद्रदामन प्रथम। तो हम लोग रुद्रदामन के समय भी हम लोग बात किए थे। रुद्रदामन के समय गवर्नर कौन है, सुविशाख। कौन थे, सुविशाख। तो सुविशाख ने भी मरम्मत कराई, और किसके आदेश पर, रुद्रदामन के आदेश पर, रुद्रदामन प्रथम के आदेश पर। ये कौन से राजा हैं, कौन से हैं, शक राजा हैं। और देखिए अंतिम बार एक बार और मरम्मत की बात होती है, किसके समय में,
इसी स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत कराई। और स्कंदगुप्त के समय जो मरम्मत कराने वाला व्यक्ति है, उस समय जो यहाँ का जो राज्यपाल है, जो क्या है, राज्यपाल है, उस व्यक्ति का नाम है पाणदत्त। इस व्यक्ति का नाम पाणदत्त। और पाणदत्त ने भी क्या किया, इस पाणदत्त का जो बेटा है, अपने इस बेटे को, इस पाणदत्त को आदेश किसने दिया, स्कंदगुप्त ने। और पाणदत्त ने अपने बेटे को आदेश दिया, और इस बेटे का नाम है चक्रपालित। जरा ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चक्रपालित ने क्या काम किया, किसके आदेश पर यह काम होता है, स्कंदगुप्त के आदेश पर। किसकी मरम्मत करा दी, सुदर्शन लेक की मरम्मत कराई। देखिए सुदर्शन लेक का एग्जाम में बार बार जिक्र आया है, 4 बार। बनवाई किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। गवर्नर कौन है, पुष्यमित्र वैश्य ने बनवाई। इसके बाद रिपेयरिंग अशोक ने कराई। अशोक के समय गवर्नर कौन थे, किसको आदेश दिया, तुषास्त्र को आदेश दिया। इसके बाद तीसरी बार रिपेयरिंग होती है किसके द्वारा, सॉरी, सुविशाख के द्वारा। और किसने आदेश दिया इसको, रुद्रदामन, जो शक राजा हैं। और अंतिम बार हम जिक्र किसका किए, इस स्कंदगुप्त ने किसको आदेश दिया, यहाँ के गवर्नर पाणदत्त को। और पाणदत्त ने अपने बेटे को बोला चक्रपालित से, और क्या कर दिया, इसकी क्या कराई जाती है, मरम्मत कराई जाती है। ऐसी ही हम लोग ठीक है। तो ये कुछ फेमस गुप्त क्या रहे, शासक रहे। इसके बाद गुप्तों का जो इतिहास है वो शायद उतने फेमस छोटे मोटे राजा रहे हैं। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक राजा रहे भानुगुप्त, केवल नाम जानना है बस। और ये जो भानुगुप्त है, इनका एक अभिलेख है, ऐरण अभिलेख। जरा इसको ध्यान रखें, बस कभी कभी एग्जाम में प्रश्न उठाने की संभावना रहती है। तो इस ऐरण अभिलेख से अगर बात करें, देखिए सती प्रथा के बारे में सब लोगों ने सुना है। तो सती प्रथा का जो सबसे पहला साक्ष्य है, पहला एविडेंस कहां से मिलता है आपको, इसी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। एक विष्णुगुप्त नाम के राजा हैं, तृतीय, जो इस वंश के अंतिम राजा रहे। यही कुछ मेन क्या है, राजा रहे जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, चलिए, तो गुप्त राजाओं की बात कर ली। अब इसके बाद जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ के थोड़े से प्रशासन के बारे में, हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इन लोगों का। प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक, सारे हम लोग यहीं पे देख लेंगे। इकोनॉमी, इनका रिलीज, सब कुछ यहीं पे देखेंगे। देखिए गुप्त साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें, तो जो गुप्ता एम्पायर है, जो इनका साम्राज्य है, वो बटा हुआ था राष्ट्र और भुक्ति में। किस में डिवाइड कर रखा था, राष्ट्र या भुक्ति। इसमें डिवाइड किया हुआ है। और इसको भी डिवाइड कर रखा है, इसको डिवाइड कर जिला, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो इसको जिला या इसको जिला या इसमें किसमें, विषय में डिवाइड कर रखा है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, विषय। ठीक है, इसके बाद जो नीचे की स्ट्रक्चर है जिला के बाद, वो कौन सी है, गांव, विलेज। और देखिए जिले की अगर हम लोग बात करें, तो इसी विषय में क्या है, इसी की सहायता के लिए एक और सिस्टम यहां पे ऐड कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद। जिसको जिला परिषद यहीं पे ऐड किया हुआ है। इसी जिला परिषद को विषय परिषद भी बोला गया। ठीक है, और जो गांव है, यानी कि प्रश्न है कि विलेज, इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, गांव। और गांव का जो हेड है, उसको ग्रामीकी कहा गया। ग्रामीकी या महत्तर भी इसी को कहा गया है। जो व्यक्ति जिला पे अपॉइंट होगा, इस लेवल पे अपॉइंट होने वाले व्यक्ति को क्या है, विषयपति कहा गया है। यहां का जो राजा है वो कौन होगा, यहां का जो हेड होगा विषयपति। ठीक है, इसी को विषयपति या कुमारामात्य कहा गया है। देखिए ये जो कुमारामात्य शब्द दिया हुआ है,
इस साम्राज्य में जो सबसे बड़े जो सबसे ऊंचा जो पद है वो यही है, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं वो कौन से हैं? कुमारामात। ठीक है, तो कई बार ऐसा पूछे तो सबसे बड़े ऑफिसर्स कौन से हैं, तो कुमारामात सबसे बड़े ऑफिसर रहे इस क्षेत्र में। दूसरी अगर हम लोग बात करें, देखिए इस क्षेत्र में कुछ में, और अगर टैक्सेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी टैक्स की बात कर ले, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लैंड टैक्स। ठीक है, तो जमीन का जो कर है वो दो टाइप से लिया जाता है, एक कैश दे दो, एक नकद दे दो। एक को हिरण्य कहा गया, एक टैक्स को हिरण्य जो किसानों से लिया गया, दूसरे को में कहा गया, हिरण्य और में। जो हिरण्य नाम का टैक्स है इसको आपको नकद देना पड़ता है, दोनों को कैश में। कैसे दोगे इसको आप? कैश नकद दीजिए इस वाले को, जो नकद दिया था उसको, और इसको क्या है अनाज के रूप में अगर आप दे सकते हो तो उस वाले टैक्स को में कहा जाता है। क्या कहा जाता था? में कहा जाता था इस गुप्त साम्राज्य में। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो टैक्स होगा, जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन की अगर हम लोग उत्पादन का टैक्स देखिए, जो टोटल प्रोडक्शन होता है इस टोटल प्रोडक्शन का 1/6वां हिस्सा क्या करना पड़ता है आपको? टैक्स के रूप में देना पड़ता है इस गुप्त काल के अंदर। और प्रश्न कई बार ऐसा देखिए, गुप्त राजा हैं, गुप्त राजाओं ने ही सबसे ज्यादा किया है सोने की मुद्राएं किसी ने जारी कराई हैं। सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं जारी करने का श्रेय भी किसको जाता है? गुप्तों को जाता है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला की जो शैली विकसित हुई हमारे यहाँ पर, तो मंदिर निर्माण कला की शुरुआत भी जो शैली वो विकसित हुई, वो भी कहाँ पर विकसित हुई? गुप्त काल में ही विकसित होती है। दूसरी बात, एक शब्द मुझे याद आ रहा है, और इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, गुप्तों की इकोनॉमी का जो मेन पिलर है, जो आधार है, वो क्या है? एग्रीकल्चर ही। आर्यभट्ट का समय इसी समय माना जाता है शून्य का आविष्कार किया। तो गुप्तों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? एग्रीकल्चर, खेती पे ही लोग क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। दूसरी अगर बात करें, देखिए एक शब्द मैं और यूज करना चाह रहा हूं, मैंने पढ़ा था आपको, ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन देने की जो शुरुआत है वो किसने की? शातवाहनों के द्वारा की गई थी, हमने पढ़ा था। तो एक जमीन होती है, इसका नाम है अग्रहार, इधर लिख दे रहा हूं मैं, अग्रहार। अब दरअसल ये अग्रहार होता क्या है? तो अग्रहार वो भूमि है, वो टैक्स फ्री लैंड है। क्या है ये? एक टैक्स फ्री लैंड। तो टैक्स फ्री जमीन है, जिस जमीन को क्या है? मंदिरों को और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। मंदिर और ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को, इसमें क्या कहा गया है? अग्रहार। ठीक है, दो पोर्ट इनके पास है, ट्रेड भी करते हैं। तो दो पोर्ट कौन कौन से मैं यहां लिख देता हूं, दोनों पोर्ट के नाम, केवल नाम हमको जानना है बस। पोर्ट, एक का नाम है ताम्रलिप्ति, ठीक है, दूसरे का नाम है भड़ोच। जो इनका ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ये ईस्टर्न इंडिया के लिए काम करता है, पूर्वी भारत में आता है, और ये कहां पे आता है? पश्चिमी तट पर हमको मिलेगा। कौन सा? भड़ोच। तो दो पोर्ट किनके? गुप्त काल के। और गुप्त काल को भारत का क्या है? स्वर्णिम काल। मंदिरों की शुरुआत, बनाने की शुरुआत भी कहां से होती है? यहीं से होती है। तो जितने क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ बन सकते हैं एग्जाम में, हम लोगों ने गुप्त काल से बना लिए। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, किसी को लेकर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो, जैसे भी क्या है सोने के सिक्कों को लेकर किसी ने लिखा सर हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले क्या सोने के सिक्के चलाए, तो वो डाउट हम समझ रहे क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपसे बोल दे रहा हूँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो कपिल08 यादव आप सर्च करें टेलीग्राम पर, मैं मिलूंगा वहां पर। आप जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वहां पर आप मुझे मैसेज छोड़ दें, जब भी समय मिलेगा मैं आपको आंसर करूंगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।